हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन वन लाइनर सीरीज़ का ये हमारा सेट नंबर 6 है। उम्मीद है कि इससे पहले आपने बाकी के सभी सेट को देख रखा होगा और ये हमारा 20 आज पेजेस कंप्लीट हो जाएगा और 20 पेजेस का पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, यानी ये जो सीरीज़ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज़ को इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि इसमें वैसे वैसे प्रश्न हैं जो कि शायद ही आप कभी देखते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता रहता है। तो इन सीरीज को आप रेगुलर फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि शिवाजी के साम्राज्य का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगज़ेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। औरंगज़ेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, वो ताराबाई। ठीक है, ताराबाई थे। शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था? तो सालाहार का युद्ध था। अभी आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे। सालाहार का युद्ध कब हुआ? तो फरवरी 1672 में हुआ था, मराठा साम्राज्य और मुग़ल के बीच। यह युद्ध जो हुआ था नासिक जिले के सलहेर किले में हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम है सालाहार युद्ध। ठीक है, फरवरी 1672 ईस्वी में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। सरनोबात का जो पद हुआ करता था किससे संबंध रखते थे? सैन्य प्रशासन से। सैन्य प्रशासन से। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में किया गया। 1857 के क्रांति के समय दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? दीवान मनीराम दत्त का संबंध असम से था। असम से। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट जो पुस्तक है, ये लेखक कौन है? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना तो आपको पता ही है, बंगाल विभाजन जो हुआ जुलाई में, जो कि घोषणा किया गया था, और अक्टूबर में जाकर के विभाजन हुआ था। 1905 की बात है। ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किसने किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने यह विचारधारा दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये विचारधारा किसका था? कार्ल मार्क्स का। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ी जगह हुआ करता था, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ अधिकतर किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो हम जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, वो आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। तो युवा वलित पर्वत यहाँ पे हम कह सकते हैं, या फिर नवीन वलित पर्वत भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न कि अल नीनो की उपस्थिति कहाँ देखने को मिलती है? अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण ये देखने को मिलता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी झील की बात की जा रही है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, केरल में पड़ता है वेम्बनाड झील। कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनता है? तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनता है? तो लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में अब्दुल गफ़ार खान को माना जाता है। अब्दुल गफ़ार खान। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935। और 1935 के संबंध में देखिए एक कन्फ्यूजन्स वाला पॉइंट आता है, जैसे कि भारतीय संविधान में जो हमारा आपातकाल है वो ग्रहण किया गया है यहीं से। ठीक है, आपातकाल के जो प्रावधान दिया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के संबंध में जो शक्ति दी गई है वो आपका जर्मनी के वीमर संविधान से होता है। तो ये दो कन्फ्यूजन्स करता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। होम रूल लीग की शुरुआत तिलक ने कब किया था? होम रूल लीग की शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने किया है, लेकिन दोनों अलग अलग डेट में किए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि होम रूल लीग की शुरुआत तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में। 1916 दोनों का था, लेकिन एक अप्रैल में और एक जो कि सितंबर में। ठीक है, उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन लाना। बच्चा खान के नाम से किसको जाना जाता है? बच्चा खान की उपाधि किसको दी गई थी, या फिर किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जानते हैं हम लोग, खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान।
मैन ऑफ पीस के नाम से किसको जानते हैं? मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा का संबंध हो जाता है इरविन घोषणा से, इरविन घोषणा से, ठीक है, इरविन घोषणा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह का नेता जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन, यहाँ पे देखिए ये अरेंज करने के फॉर्म में हमेशा आता है। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव 1945, माउंटबेटन योजना 1947, याद रखना है। चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गुड़गांव में, ठीक है, अब जिसको गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। पटराट उष्मीय शक्ति संयंत्र, पटराटा उष्मीय शक्ति संयंत्र झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। जवारा आदिवासी समूह, जारवा है, सॉरी, जारवा आदिवासी समूह जो है ये आपका अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलेगा और कुकी जनजाति मणिपुर के अंतर्गत आता है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आपका ये नोक्रेक होता है, सभी को याद रखिए। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, 972 प्रति पुरुष, जो कि 1000 मतलब बच्चे की लिंगानुपात की बात करें तो बच्चे कहेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो आंकड़ा देखने को मिलेगा सबसे अधिक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, वैसे भी लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन? तो भाग 12 अनुच्छेद 268 से 93 के बीच। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान पड़ता है मैसूर में, जिसकी स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। और मैसूर के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान भी हम जानते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये एग्जाम्स में हमेशा आता रहता है। अगला है कि केंद्रीय उच्च तिब्बती शैक्षिक संस्थान। देखिए नाम से कंफ्यूज कर सकते हैं आप कि तिब्बती है तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में ही होगा ना कहीं, लेकिन ये वाराणसी के अंतर्गत पड़ता है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शैक्षिक संस्थान वाराणसी में। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है? तो 2030 तक। बागियो चक्रवात फिलीपींस में आया था। तैफू जो है वो जापान के साथ संबंध है और विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध रखता है। तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में देखने को मिलेगा, तालचेर महानदी घाटी में। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी के अंतर्गत और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, तीनों याद रखिए। नेक्स्ट आता है मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपखंड है? मोरीबंद डेल्टा जो है किस डेल्टा का उपखंड है? तो बंगाल डेल्टा का। मनसबदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा जागीरदारी व्यवस्था के स्थान पर शुरू किया गया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया, बिपिन चंद्रा के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं कैसा लगा आप लोगों को बताइए कमेंट करके। और 20 पार्ट तक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, यानी 20 पेज का हमारा कंप्लीट हुआ। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम बोल रहा हूँ, हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, पहले डाला गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन एप्लीकेशन पे हम वहाँ पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।